डियर विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स का पेपर। इससे पहले मैंने साइंस का अपलोड कर दिया है। मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपका जो प्री टेस्ट चल रहा है उसका ये क्वेश्चन पेपर है प्री टेस्ट का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 40 मार्क्स के 40 ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 9th क्लास का है, 10th क्लास का ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, अब 9th का बचा हुआ था, 9th का कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपका हिंदी विषय का कर दिया था, उसके अलावा आपका मैथ का कर रहा हूँ, इसके अलावा मैंने एसएसटी का कर दिया है, इसके अलावा मैंने साइंस का कर दिया है। तो ये आपके पांचों विषय मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। तो आप सभी को देख सकते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अगर आपको कोई भी लिंक, कोई वीडियो ना मिले तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। निम्न में से कौन परिमेय संख्या है? तो देखिए, परिमेय संख्या अंडर रूट के रूप में व्यक्त नहीं होती है, और पाई खुद अपने आप में परिमेय संख्या नहीं होता, अपरिमेय संख्या होता है। तो इसमें चौथा ऑप्शन जो डी लिखा है, ये डी नहीं है, ये जीरो मान के चलना पड़ेगा। अगर ये जीरो नहीं है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे मैं जीरो मानता हूँ। ये डी गलती से मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे जीरो लिखा हुआ था। तो जीरो जो है एक परिमेय संख्या होती है, एक रैशनल नंबर होती है। तो चौथा ऑप्शन हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है? तो देखिए, अंडर रूट में 225 है, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका 15 आ जाएगा। अंडर रूट में 81 है, इसको सॉल्व करोगे तो 9 आ जाएगा। लेकिन अंडर रूट में 18 है, इसको सॉल्व करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये अंडर रूट की वैल्यू सॉल्व नहीं होगी, और यही हमारी जो है अपरिमेय संख्या है। तो जो अंडर रूट से बाहर नहीं आ पाए वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है, परिमेय संख्या 3/5 के तुल्य परिमेय संख्या कौन सी है? तो 3/5 के बराबर होगी 6/10। 6/10 को हम काटेंगे 2 से, तो 2 तियाँ 6 और 2 पंजे 10, तो 3/5 आ जाएगा। तो हमारी संख्या क्या हो जाएगी? सेकंड वाला ऑप्शन, ठीक है, 6/10। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें पूछा गया आपसे निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है? तो सभी को पता होगा प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती है, तो एक प्राकृतिक संख्या है। अगर जीरो वाली संख्या पूछता तो ये आपका कौन सा होल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या में केवल 1 से गिनती शुरू होती है, और होल नंबर में 0 से गिनती शुरू होती है। 0 फिर 1 फिर 2, इस तरह से होल नंबर चलता है, ठीक है। और इसके बाद में आपका माइनस वाली जो संख्या होती है ये इंटीजर होती है, यानी पूर्णांक होता है, ठीक है। ध्यान रखना है आपको सभी नंबरों को। अब आते हैं हम पाँचवें क्वेश्चन पे। पाँचवें में 1/√2 निम्न में से किसके बराबर है? तो 1/√2 को हम रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर नीचे परिमेयकरण ऊपर नीचे करके भाग दे देंगे सेम नीचे वाले से। इससे √2 है तो इसी से गुणा और भाग कर देंगे। तो ये अंडर रूट से अंडर रूट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ बचेगा √2/2, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका क्या आ गया? 2√2/2। तो हमारा आंसर कौन सा है? तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें छठा क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन 3 + √3 और 3 - √3 के बराबर है? तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा a + b × a - b। तो ये वाला जो फॉर्मूला होता है इसमें हम क्या लिखते हैं? a² - b²। तो यहाँ पे a क्या है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। यहाँ पे एक तो a है और एक b है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर, 3 3 9, और अंडर रूट हटाएंगे तो -3 बचेगा। अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 9 में से 3 गया तो 6। ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन एक बहुपद है? तो बहुपद यानी कि वो संख्याएं जिनको हम ax माइनस ये प्लस bx प्लस c के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि बहुपद जो होता है ax² + bx + c के रूप में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ax² + b + c लिखा हुआ है। बाकी ये सारी अंडर रूट वाली जो और बटे वाली संख्याएं आपकी बहुपद नहीं कहलाती हैं। तो आपका थर्ड ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर पे पूछा गया है बहुपद 2 - x² + x³ में x² का गुणांक बताना है, कोफिशिएंट बताना है x² का। तो x² के साथ क्या मल्टीप्लाई है? 1, और 1 के आगे क्या है? माइनस। तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, सभी को पता होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विघात बहुपद है? द्विघात मतलब जिसकी घात 2 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो द्विघात बहुपद है वो 1 नंबर भी है और 3 नंबर भी है। तो दोनों के दोनों द्विघात बहुपद हैं, ठीक है। दोनों के दोनों द्विघात बहुपद है, क्योंकि आप देखो 3x² है, ये -2x² है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3x² - 2x² बराबर x², ठीक है। और दूसरा 7x² है ही। तो ये दोनों के दोनों स्क्वायर में आ रहे हैं और द्विघात बहुपद है क्योंकि इनकी घात 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो है 10वां क्वेश्चन, इसमें मिस प्रिंट है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। 10वां क्वेश्चन है बहुपद x⁵ माइनस x⁴ प्लस 3 की घात है। तो किसी भी इक्वेशन की घात सबसे बड़ी होती है, तो इसमें घात क्या है? 5 है सबसे बड़ी घात, तो आंसर आ जाएगा 5। इसके बाद में
11वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन एक चर बहुपद है। चर बहुपद आपको पूछा गया, एक चर बहुपद, ठीक है, वन वेरिएबल, तो जिसमें एक होगा x या एक होगा y, केवल वही बहुपद एक चर कहलाएगा। तो देखिए इसमें इसमें एक और x और y है, इसमें भी x और y है और t भी है, तीन बहुपद, तीन चर है, इसमें केवल एक ही x है, यानी कि एक ही चर है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया पी एक्स 5x माइनस 4x² + 3 में अगर p बराबर p1 रखें तो क्या होगा। तो सभी जगह एक रख दे, तो इस इक्वेशन में सभी जगह x की जगह एक रखेंगे तो 5 गुणा 1 माइनस 4 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस में 3, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 5 और 3 8, 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा। आंसर क्या है 4, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें 13 नंबर जो क्वेश्चन है पूछा है बहुपद 3x-2 के शून्यांक निकालने। तो 3x-2 बराबर 0, 3x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस का 2 है, इधर लेंगे 0 की तरफ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और x बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो 2/3 कौन सा है अपना फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे पूछा गया आपसे x³ + 1 को अगर x+1 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आप भाग दे सकते हैं और डायरेक्ट आप चाहे तो आप क्या करना है कि देखो x³ है, प्लस में 1 है और आपको भाग देना है x+1 से। तो हम x+1 को बराबर 0 कर लेते हैं, x = हो जाएगा -1, यानी कि x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसका भागफल पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो -1 का क्यूब और +1 तो है ही +1, तो -1 का क्यूब क्या होगा -1 ही, प्लस में 1 है तो -1 से +1 कट जाएगा यानी कि 0 आ गया। तो यानी कि शेषफल बचेगा ही नहीं, तो हमारे पास क्या आएगा शेषफल 0, ठीक है। 14वां का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, आप भाग दे के भी देख सकते हो, डायरेक्ट जो भाग देना होता है इस तरह से आप भाग दे के भी देख सकते हो और जो मैंने विधि बताया उससे भी कर सकते हो। 15 क्वेश्चन है समीकरण y = 2x - 4 का हल होगा। तो इसमें आपको हल बताना है। तो इसमें देखिए y बराबर 2x - 4 है। अब इसमें x की जो वैल्यू है आप पहले 0 रखें तो आपके पास -4 आएगा, फिर 1 रखें तो आपके पास -2 आएगा, फिर 2 रखें फिर आपके पास में 2 दूनी 4 0 आएगा, फिर आप 3 रखें। तो इस तरह से इसके अपरिमित हल होते जाएंगे। इसका कोई भी संख्या x की वैल्यू हम चेंज करते रहेंगे, y की वैल्यू आती रहेगी, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। थर्ड ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। समीकरण y = 2x + 1 का हल निम्न में से कौन है। तो हमें इनमें से कोई भी वैल्यू को रख के देखना है। देखिए x की जगह 0 रखें और y की जगह 1 रखें तो अपने पास समीकरण क्या होता है। तो ये समीकरण ये दिया हुआ है, तो y की जगह हमें 1 रखना है, तो y की जगह 1 रखा, बराबर में 2 गुणा में x की जगह 0 रखा, प्लस में 1 है, तो ये तो 0 हो गया, तो ये 1 बचा, ये भी 1 बचा, तो ये समीकरण बराबर होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा तीसरा, ठीक है। हमें x और y की वैल्यू रख देनी है। जहाँ पर इक्वेशन दे रखा है ना इसमें x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 लिखे। अगर हम ये वाली कोई भी रखेंगे तो ये बराबर नहीं आएगा, तो हमारे पास थर्ड ऑप्शन सही आ जाएगा। इसके बाद 17 क्वेश्चन में मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये, तो इसके निर्देशांक 0 0 होते हैं। इसके बाद में आते हैं मूल बिंदु। आप सभी को पता है ये ऐसे कटता है, तो ये होता है मूल बिंदु और इसके निर्देशांक होते हैं 0 0। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया इसमें पूछा गया आपसे 18 नंबर, बिंदु -2 और 4 किस चतुर्थांश में है। तो देखिए आपका ये चतुर्थांश होता है, इसमें पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा होता है। इसमें आपका x प्लस होता है और यहाँ पर y भी प्लस होता है। इस वाले दूसरे वाले में आपका y प्लस होता है और x माइनस होता है। तीसरे वाले में x माइनस होता है और y भी माइनस होता है। चौथे वाले में y माइनस होता है और x प्लस होता है, ठीक है। तो अब देखिए कौन से माइनस और प्लस कहाँ पे आ रहा है। तो देखिए माइनस और ये y का प्लस है, -x का इसमें आ रहा है और y का प्लस इसमें आ रहा है, तो दूसरे क्वाड्रेंट में है, तो द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड वाला सही हो जाएगा। 19 नंबर है, अगर 0 छोटा है x से और x छोटा है 90 से तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये x का मान कैसा होगा, जब 90 से छोटा है तो वो न्यून कोण कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। कितना प्यारा नाम होता है इसका, ठीक है। उसके बाद आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। 54 डिग्री का संपूरक कोण क्या है। तो संपूरक कोण होता है कि हमारा जो मिल करके ये 180 डिग्री बन जाए। तो 180 में से 54 तो दे रखा है, तो 54 को माइनस कर देंगे तो इसका संपूरक कोण हो जाएगा 126। तो कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आते हैं तीसरे नंबर पेज पे और क्वेश्चन नंबर 21 पे। दी गई आकृति में x का मान आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर ये टोटल कितना होता है आप सभी को पता है 180 होता है। तो ये देखा 5x + 4x, तो 5x + 4x बराबर 180 है,
तो यहाँ पे 9x बराबर हो जाएगा 180, तो x बराबर हो जाएगा 180/9, 9 दूनी 18, 20 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। x का मान क्या निकाला हमने, 20 डिग्री। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, आकृति में आपको बी ओ सी का मान निकालना है। बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल बताना है। अब ये भी मैंने बताया कि पूरा एंगल कितना होता है 180, 180 में से 40 तो दिया हुआ है, तो बचा हुआ एंगल अपने आप पता चल जाएगा कितना होगा। तो हमारे पास 180 टोटल एंगल है, ये पूरा एंगल 180 होता है, उसमें से ये वाला एंगल दे रखा है, -40 कर देंगे तो बचा हुआ एंगल आ जाएगा हमारे पास 140। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो 23 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, दी गई आकृति में AOC और BOD जो है 260 है। यहाँ पे AOC यानी कि ये एंगल और BOD यानी कि ये एंगल, दोनों को मिला करके बोल रहे हैं कि ये 260 है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल आमने सामने के एंगल है, और ये एंगल जब होती है तिर्यक रेखा में तो क्या होती है, बराबर होती है। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, बट्टे में 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 130। यानी कि ये एंगल हमारे पास 130 आया। अब ये पूछ क्या रहा है कि एंगल AOD बताना है, AO और D ये वाला एंगल बताना है आपको, ठीक है। तो अभी देखो मैं हटा देता हूँ इसको, और देखो ये वाला एंगल अभी हमने निकाला 130, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना होता है, अभी अभी बताया ऊपर वाले में 180, 180 में से आपको 130 दे रखा है, बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 50। तो यहाँ पे 50 डिग्री जो ऑप्शन आएगा वो सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, आकृति में एंगल ए का मान आपको निकालना है। देखिए ये टोटल अभी अभी हमने देखा कि ये टोटल कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, उसमें से 110 डिग्री दे रखा है, तो अंदर वाला कितना बचा 70 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया ये वाला 70 डिग्री। तो ये तीसरा कोण अपने आप निकल जाएगा कि 70 और 50 कितने हो गए, 7 5 12 120, और होता कितना है तीनों एंगल 180 डिग्री। 180 में से 120 घटा देंगे तो तीसरा एंगल आ जाएगा, तीसरा कितना आ जाएगा आपके पास आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 180 में से 120 गया तो 60 बचा, तो इसका आपका थर्ड ऑप्शन। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, त्रिभुज ABC में एंगल A 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। तो आप देखिए कोई त्रिभुज है, सबसे पहले तो 90 डिग्री बनाइए, एंगल A पर 90 है। इसके बाद क्या बोल रहा है, AB और BC बराबर है, तो ये आप त्रिभुज बना लेते हैं। वो बोल रहा है कि ये और ये बराबर हैं, यानी कि ये B मान लेते हैं और ये C मान लेते हैं, ABC, ठीक है। तो AB बराबर BC के, तो एंगल B का मान ये पूछ रहा है। तो एंगल B जितना होगा एंगल C भी उतना होगा, क्योंकि आपकी दो रेखाएं जब बराबर होती है समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, और समद्विबाहु त्रिभुज में दो एंगल बराबर होते हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं। ये 90 डिग्री है, तो बचा हुआ दो 90 डिग्री के बराबर हुआ, तो एक एंगल कितना हुआ 45, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। 45 डिग्री का ये होगा, 45 डिग्री का C भी होगा, 45 डिग्री का B होगा, और A 90 दे रखा है, तो 45 45 90 और ये 90 180 डिग्री होता है टोटल त्रिभुज का कोण। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है, निम्न में कौन त्रिभुज की सर्वांग संगता का नियम है। सभी को पता है, सभी ने नियम पढ़े हैं, SSA जो नियम नहीं होता है। इसके बाद में आते हैं 27 नंबर क्वेश्चन में, समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण की माप जो है निम्न में से क्या होती है। तो समबाहु त्रिभुज में सारे कोण बराबर होते हैं, तो एक कोण कितने डिग्री का हो गया 60 डिग्री का, तीन कोण कितने हो गए 180 डिग्री के। इसके बाद में आकृति AB बराबर AC है, तो एंगल A 50 है, तो C का मान निकालना है। देखो इसमें बोला ये 50 है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका ये भुजा और ये भुजा बराबर होगी तो ऑब्वियस सी बात है दोनों एंगल भी बराबर होंगे। तो यानी कि 50 ये है, तो दोनों एंगल मिले बचे कितने हैं, तो 130 डिग्री, 130 डिग्री दोनों एंगल है। तो एक एंगल कितने का होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 65, ठीक है। तो एक एंगल 65, B एंगल 65 का और C एंगल 65 का, और ये वाला 50 का। तो चौथा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। समानांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल 60 डिग्री है, तो एंगल C। समानांतर चतुर्भुज जो होता है इसमें एंगल जो अपोजिट एंगल होते हैं वो बराबर होते हैं, ठीक है। अगर AB और C और D है, तो इसमें अगर A 60 डिग्री दे रखा है तो ऑटोमेटिकली C भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। B जितना होगा उतना C होगा। तो यहाँ पे अगर A 60 है तो C 60 होगा, तो यहाँ पे आंसर हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में किस आकृति में विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में भी करते हैं, और रैम्बस में भी करते हैं, यानी कि समचतुर्भुज में और आयत में भी, तीनों में करते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगर ये पूछता है कि निम्न में से किस आकृति में विकर्ण परस्पर 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, तो वो हो जाता हमारा समचतुर्भुज यानी रोम्बस, ठीक है। 90 डिग्री जोड़ देता तो
तो इसमें ये सी ऑप्शन करेक्ट होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन ये पूछ रहा है किस में है, केवल समद्वि विभाजित करते हैं, तो समद्वि विभाजित तीनों में ही करते हैं। इसके बाद आते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निर्देशांक 4, -5 का कोटि है। सॉरी। तो देखिए कोटि और भुज दो होती हैं, तो x जो होता है वो भुज होता है और y जो होती है वो कोटि होती है। तो इसमें y का मान क्या है, -5, तो ये हमारी कोटि हो गई। अब आगे आते हैं 32 नंबर पे। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी दे रखी है, 4, तो 4 का स्क्वायर। तो स्क्वायर 4 से स्क्वायर से एक 4 कट गया, बचा कितना, 4√3। तो आंसर क्या आ गया, 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 33 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया एक त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई, तो आधार और ऊंचाई है तो क्षेत्रफल है, तो 1/2 गुणा आधार 10 गुणा ऊंचाई 60। ठीक है, तो 2 पंजे 10, तो 60 पंजे 300 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा नन ऑफ दीज। इसमें मिसप्रिंट हो सकता है, ये 300 हो सकता था लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन है निर्देशांक अक्ष के काटन बिंदु को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर ये है और ये बिंदु, काटन बिंदु क्या है, ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु, ओरिजिन बिंदु। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया निम्न में कौन परिमेय संख्या 3 और 4 के बीच है। जब भी कोई दो संख्याएं दे रखी हो उसके बीच की संख्या पूछे तो 3 + 4 यानी दोनों संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2। तो आंसर क्या आ गया, 7/2। इसके बाद 36 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है 6√5 इंटू 2√5 का मान क्या होगा। तो देखिए दोनों अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 आपका बाहर आ जाएगा और 6 गुणा 2 हो जाएगा, तो 12 तो 6 गुणा 2 हो गया, और 5 √5 से गुणा करोगे तो केवल 5 बाहर आएगा। अंडर रूट 5 गुणा 5 अंडर रूट करोगे तो ये अंडर रूट में से बाहर निकल के केवल 5 ही मिलेगा, है ना, पता है ना आपको। तो 12 पंजे 60, तो आंसर क्या आ गया, 60। ठीक है, इसके बाद आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। 37 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें x = 0 के लिए बहुपद का मान क्या होगा। तो सभी जगह 0 रख दो, तो इसकी जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, 3। तो आंसर क्या आ गया, 3। ठीक है, सभी जगह जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 0 रखोगे तो आंसर आ जाएगा 3। यही पूछ रहा है x = 0 लेंगे तो क्या होगा। 38 नंबर है एक त्रिभुज के दो कोण 50 और 60 है, तो इसका तीसरा कोण क्या होगा। तो हमें सभी पता है कि 180 डिग्री तीनों कोण का मान होता है, जिसमें से 50 दे रखा है और 60 दे रखा है, तो दोनों को घटा देंगे तो आपके पास बचेगा क्या, 70 डिग्री। तो आंसर क्या आ गया, तीसरा ऑप्शन 70 डिग्री। इसके बाद जो 39 नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन दो चर वाला रैखिक समीकरण, ए से लेकर जेड तक सारे चर होते हैं और दो चर यानी कि कोई भी दो अलग अलग डिजिट। देखिए यहाँ पे x केवल एक है तो एक ही चर हुआ, यहाँ पे y केवल एक है तो एक ही चर हुआ, यहाँ पर भी आपका x एक ही है तो एक ही चर हुआ, यहाँ पे x और y दो है तो दो चर हो गए, x का मान अलग निकलेगा, y का मान अलग निकलेगा, तो दो चर वाला कौन सा रैखिक समीकरण हो गया, x + y = 1। ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट जो अंतिम क्वेश्चन है इस सेट का आपका, इसमें पूछा गया है यदि x = 4 और y = 0 है तो समीकरण का मान आपको बताना है। तो x की जगह क्या लिखना है, 4। तो ये रहा समीकरण, तो यह समीकरण मैंने x - 2y = k लिखा हुआ है। यहाँ पे x की जगह 4 रखना है और y की जगह 0 रखना है, -2 × 0 = k। तो ये 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, बचेगा k = 4। तो आंसर क्या आ गया, 4। तो इसी तरह से आपके सारे सेट्स मैंने सॉल्व कराए हैं, जितने भी पेपर मैंने सॉल्व कराए, अगर इनको पढ़ लिया तो 90% नंबर गारंटी ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन पेपर पढ़ने पड़ेंगे। आज मेरे पास एक बच्चे का कमेंट आया और कमेंट देख करके मैं हिल गया। बच्चा बोलता है सर ये सारे सेट्स और जितने आपने क्वेश्चन पेपर डाले हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका एग्ज़ाम जो अच्छा जा पाए। तो सर अभी तो समय ही नहीं है, आज तो 25 तारीख होने जा रही है और 10 दिन बाद में एग्ज़ाम है, 10 दिन में कितना पढ़ेंगे, 2000 क्वेश्चन हैं, 1200 क्वेश्चन हैं, ऐसे बोल रहा है। तो मैंने कहा भैया ये 1200 और 2000 क्वेश्चन अभी तुम्हें 10 दिन पहले दिखाई दे रहे हैं, और ये मॉडल पेपर और जितने भी सेट्स मैंने सॉल्व कराए पिछले 1 महीने पहले सॉल्व करा दिए थे, तब तो आपने देखा नहीं है। अब 10 दिन बचा है तो आपको एहसास हो रहा है कि समय नहीं है, कैसे पढ़ूंगा। तो आप जितना समय है आपके पास पढ़ते रहिए, उसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं आपके पास में कि आप सोचो कि शॉर्टकट में निकाल लूँगा। शॉर्टकट नहीं है किसी भी चीज़ का, मेहनत परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, यानी कि हार्ड वर्किंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको पत्थर
उठाना है तो उसको आपको उठाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, चाहे आप जा कर के बुलडोज़र बुला के लाओ, बुलाने में भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, या खुद पत्थर को एक एक करके हाथ से उठा करके फेंको तो भी मेहनत करनी पड़ेगी। बस मेहनत करने का तरीका ये है कि आप किस टाइप की मेहनत करना चाहते हैं। तो आपको मेहनत करनी है तो अभी से जुट जाइए, आराम से पढ़ते रहिए, हर सेट्स के प्रिंट आउट करवाइए, सारे पेपर्स को प्रिंट आउट करा के रख लीजिए। जो सेट्स के प्रिंट आउट नहीं करा सकते उनको क्वेश्चन पेपर्स पे या हाथ से लिख करके कॉपी में सारे प्रश्नों के उत्तर लिखिए और सभी को याद करिए बढ़िया तरीके से, और मैथमेटिक्स को सॉल्व करना सीखिए। मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। ये तो बेसिक क्वेश्चंस थे, कोई भी क्वेश्चन घुमा के दे देगा, एक भी क्वेश्चन आपसे हिलेगा नहीं। तो एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता, बड़े बड़े एग्जाम एमसीक्यू होते हैं, आप सभी को पता होगा। आरएएस, आईपीएस और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस टेस्ट या जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, सारे के सारे आईआईटी, नीट, जी, सभी के सभी एमसीक्यू होते हैं। क्यों होते हैं एमसीक्यू? क्योंकि एमसीक्यू बहुत ही टफ होते हैं। उसके लिए अगर आप स्टार्टिंग से बुक को ढंग से पढ़ते हो, एमसीक्यू बढ़िया से तैयार करते हो, आपके बेसिक क्लियर है, तो एमसीक्यू आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। बड़े वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से फ़ायदा ये होता था कि थोड़ा सा भी लिखेंगे तो 1-2 नंबर मिल जाता था। लेकिन ये एमसीक्यू अगर आपका गलत है तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, सही है तो पूरा नंबर मिलेगा। एमसीक्यू में एक ही चीज़ है, मिलेगा या नहीं मिलेगा बस। लेकिन बड़े वाले क्वेश्चन में फ़ायदा ये होता था कि 4 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा बहुत लिख दोगे तो 1 नंबर 2 नंबर मिल जाता था। एमसीक्यू के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, हार्ड वर्किंग का कोई ऑप्शन नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप कोई भी अपना क्वेश्चन पेपर भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको कई बार बताया है, 8469022568। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, 8469022568। इस नंबर पे आप कभी भी अपना क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं। इस पे कभी भी कोई फालतू मैसेज है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून की कोई आवश्यकता नहीं है, और करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। और धीरे धीरे जितने भी ये गुड आफ्टरनून, मेरे पास तो ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि जियो का धमाका, 1 साल पूरे होने पर जियो की सालगिरह पे आपको मिलेगा 30% बोनस। ये है बच्चे भेजते हैं यार। बच्चों, बड़े हो जाओ, ज़िंदगी में कोई 1 रुपया चवन्नी अठन्नी तो देता नहीं है आपको। जियो ऐसे ही है कि सारी दुनिया को बांटेगा फ्री में इंटरनेट। और जियो, अरे आप कमाल कर रहे। जियो क्या, कोई भी कंपनी या कोई भी इंसान फ्री में कुछ भी नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपको सिंपली ये फालतू के मैसेज करना बंद करो। और जो जो बच्चे ये इस टाइप के मैसेज करते हैं उनके नंबर मैं ब्लॉक कर देता हूँ। तो वो चाह करके भी दूसरी बार मुझे कांटेक्ट करना चाहेंगे, चाहे इमरजेंसी में कि सर मेरे को ये पेपर आपका सॉल्व कराना है, तो वो मुझे कांटेक्ट नहीं कर सकते। सबसे बड़ी दिक्कत ये है उनके साथ में, इसीलिए बार बार समझाता हूँ फालतू के मैसेज मत करना। अगर आपको क्वेश्चन पेपर भेजना है तो सिंपली क्वेश्चन पेपर भेजिए, उसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज मत कीजिए, ठीक है। आपके फ़ायदे की बात कर रहा हूँ। बाद में आपका जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा तो ये व्हाट्सएप नंबर जो है आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि इसको मैं लॉक कर दूंगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी। जब तक आप एग्ज़ाम चल रहे हैं ये व्हाट्सएप नंबर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए जो बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, जो बोर्ड आपका ले रहा है, चाहे वो मासिक जांच परीक्षा हो या टर्म एग्ज़ाम हो या प्री बोर्ड हो या प्री टेस्ट हो, कोई भी। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी इन्फॉर्मेशन जो है स्पष्ट हो चुकी होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।